हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीटेट मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी सीटेट परीक्षा 2021 के लिए प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। और जो भी साथी मैथ्स पेडागोजी का चैप्टर वाइज लेसन पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, वहां से मैथ्स पेडागोजी को देख सकते हैं। आज का सेशन गाइज यहां से स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है, यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते और बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उनके संबंधित मानों का योग एक समान बना रहता है। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है उनके संबंधित मानों का अंतर एक समान बना रहता है। और फोर्थ ऑप्शन उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है। तो यहाँ पर गाइज, क्योंकि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है और एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में घटते और बढ़ते हैं, अर्थात संख्या यदि x संख्या घटेगा तो y संख्या बढ़ेगा, यदि x संख्या बढ़ेगा तो y संख्या घटेगा। जितना एक दूसरे में डिफरेंस जो आ रहा है, अर्थात जो घट रहे हैं, वो जो एक में घटेगा वो दूसरे में बढ़ेगा। इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ये इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? गाइज, यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, उनके संबंधित मानों का गुणनफल एक समान बना रहता है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लीजिए, एक संख्या लेकर एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 और 5 का। तो 4 और 5 का गुणनफल क्या होता है? ये 20 हो गया। और अगर हम एक संख्या मान लीजिए, हम पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो अगर हम इसको एक कम कर देंगे, अर्थात ये 3 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या 1 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 18 हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों मान समान नहीं है, जबकि ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है उनके संबंधित मानों का गुणनफल समान रहता है, अर्थात ये 4 और 5 का अगर गुणनफल 20 है तो 3 6 का भी 20 होना चाहिए, तब यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, उनके संबंधित मानों का योग एक समान बना रहता है। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम 4 और 5 का योग करते हैं तो 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर सेकंड, अब हम 4 में 1 कम कर देते हैं। 4 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 हो जाएंगे। 5 में 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। ओके, यदि हम इसका वाइस वर्सा करते हैं, 5 में 1 कम करते हैं तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीनों में एक समान आ गया है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें आप पहली संख्या या दूसरी संख्या किसी में घटाएंगे तो दूसरे में बढ़ेगा, और जो भी क्रिया करते रहेंगे उनका योग हमेशा समान बना रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से गाइज, हम सी और डी को देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है गाइज? सी ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी संख्या का अंतर, उनके संबंधित मानों का अंतर एक समान बना रहता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 4 और 5 को लिया हूँ। 4 और 5 का अंतर कितना है? -1 है। और यदि हम 4 को 1 कम कर देंगे तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर 5 में 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर 1 घटाए हैं तो 1 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रम में कार्यक्रम हो रहा है। तो 5 में 1 और बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस में 3 हो गया, तो ये कहाँ समान है? तो इस प्रकार से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, दिया है 7y × 6 = y, तब y का मान है ऑप्शन ए 6, 4, 2, 8। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइज? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7y × 6 हमें y, अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही हमारे आंसर में आना चाहिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कितना? 6 है, तो 7 × 6, यहाँ पर 7 6 76 हो गया, और मल्टीप्लाइड कितने से करना है? 6 से। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पर ये कितना आ जाएगा? ये 6 36 और 6 7 42, 42 और 3
ये हो गया 45। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर तो 6 आया लेकिन ये 4 और 5 हो गया, जो कि 6 नहीं आया क्योंकि मुझे वाई 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 लाना था। तो ऑप्शन ये नहीं होगा यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन को इसी प्रकार से चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, 4 दे रखे हैं, तो 7 4 हो गया और 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये यहाँ पर कितना होगा, 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर 24 अर्थात 4 आ जाएगा, और 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 42 और इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 44। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से y और यहाँ पर आंसर में y था उसी प्रकार से यहाँ पर 4 है और आंसर में भी 444 आ चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। अर्थात यहाँ पर गाइज एक क्षेत्रफल दे रखे हैं 700 मीटर स्क्वायर और इस आयताकार बॉक्स, इस आयताकार टैंक में पानी भरना है, जिसके लिए हमें पानी कितना, तो उसका आयतन दे रखे हैं, उस क्षेत्रफल का आयतन भी दे रखे हैं जिसका आयतन है 140 मीटर क्यूब। तो पानी का आवश्यकता, कितनी पानी की आवश्यकता है ऐसी यहाँ पर टैंक में, जिससे हमें ऊंचाई पता चल सके, इतनी पानी भरने के लिए कितना ऊंचाई चाहिए हमें ये बताना है उस क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर गाइस इसका क्षेत्रफल दे रखे हैं, क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी कितना दे रखे हैं, तो ये 700 मीटर स्क्वायर। ओके, और सेकंड पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं, आयतन। आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि दे रखे हैं हमारे पास 140 मीटर क्यूब। अब इसके बाद में हम फर्स्ट यहाँ से L इंटू बी का मान सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर मानते हैं तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट करने पर क्या होगा, यहाँ पर L इंटू बी का मान हम 700 लिख सकते हैं इंटू एच, और ये कितना 140 हो गया। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, अर्थात एच इज इक्वल टू कितना हुआ 14/70। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14 पंचे 70। अब हम क्या बता सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमें, क्योंकि ये किस में दे रखे हैं, ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर में है और यहाँ पर आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हमें इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। ये 1/5 मीटर में आया है और मीटर में आने के कारण यहाँ पर मीटर में आया है, तो अब इसे 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वहाँ सेंटीमीटर में बन जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 0 अर्थात 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। रोल प्ले, मॉडलों का प्रयोग, बहुत सारी समस्या प्रश्न हल करना, आईसीटी का उपयोग करना। तो गाइज यहाँ पर मुद्रा अर्थात भाव को प्रदर्शन करना है। तो भाव प्रदर्शन करने के लिए, जैसे एक हम लोग नाटक प्ले करते हैं ना, उसे को कहेंगे मुद्रा प्ले, अर्थात जिस प्रकार से कहानियों का रोल प्ले किया जाता है उसी को मुद्रा, अर्थात तो किस मुद्रा में राजा आए, कौन सी कहानी, किसी भी कहानी का जो रोल प्ले होता है उसी मुद्रा हाव भाव को प्रदर्शन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रोल प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा योग मुद्रा के योग को कौशल को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है, तो रोल प्ले है। रोल प्ले के द्वारा हम मुद्रा के योग को पढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। क्या हल किया, 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 हो जाता है, और फिर 96 और जोड़ देते हैं तो अब 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अर्थात बच्चा 48, शिक्षक ने पहले 48 और 4 का मतलब मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने के बाद में उसे एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया कि 48 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करो। तो एक बच्चे ने 48 में 48 जोड़ दिया, 48 में 48 जोड़ा तो यहाँ पर 96 हो गया। उसके बाद में फिर इसमें 96 जोड़ दिया, अर्थात ये 192, ये आंसर उसका आ गया। तो बच्चे के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उसे गुणा की अवधारणा समझ नहीं आई। सेकंड ऑप्शन कह रहा है दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है।
और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया है। संख्याओं का गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज बच्चे के अंदर कौन से गुण है, अर्थात बच्चे ने क्यों इस तरह से किया। उसने मल्टीप्लिकेशन ना करके एक योग के रूप में काम किया है। किसके रूप में काम किया है? योग के रूप में काम किया है। पहले योग दो संख्याओं का किया, फिर उसमें योग किया है उसका डबल का। तो अर्थात यहाँ पर 2 बार 48 हो गया और फिर ये 1 48, ये 2 बार 48, ये 2 बार 48, फिर 4 बार 48। इस योग के रूप में उसने, अर्थात हम बच्चों को कह सकते हैं कि उस बच्चा ने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। तो क्या समझा है कि गुणा को बार बार योग के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। प्रारंभिक गतिविधि के रूप में क्या किया जाना चाहिए, हमें यह बताना है। बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। सेकंड पॉइंट कह रहा है बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। सी पॉइंट कह रहा है विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। और डी कह रहा है समय से संबंधित वाक्यांश के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, क्योंकि गाइज यहाँ समय से संबंधित वाक्यांश के साथ, समय के संबंधित जो वाक्यांश है उसके साथ अपने अपने पूर्व अनुभव को भी के विषय में भी चर्चा करना है। तो जहां पर सीटेट में पूर्व अनुभव के साथ कार्य करना, ये पॉजिटिव आंसर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए, अवधारणा को बताने के लिए हम उनको समय की वाक्यांशों को बताएंगे और उसके साथ साथ अपने अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे आपस में उनको अनुभव का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इससे हम समय की अवधारणा को अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, अर्थात मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य नहीं है। छात्र के विकास की निगरानी करना, ये तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है गाइज। निर्देश निर्णय लेना, पाठ की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। बिल्कुल यहाँ पर रैंकिंग करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट, डी पॉइंट जो है वो करेक्ट है। और डी पॉइंट हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्योंकि नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर क्या है, डी पॉइंट जो है वो ए में दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी पॉइंट हमारा करेक्ट है गाइज। तो डी पॉइंट ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित विधि, समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि। बिल्कुल प्रदर्शन विधि ये प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही अच्छी विधि है गाइज। प्रदर्शन करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ पर गतिविधि आधारित, ये भी गतिविधि करा के हम प्राथमिक में पढ़ाते हैं। व्याख्यान विधि ये गाइज बहुत ही उच्च क्लासों में, डिग्री कॉलेज जैसे स्थिति के लिए व्याख्यान विधि आती है। यहाँ पर समस्या समाधान विधि, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समस्या समाधान विधि सबसे उपयुक्त विधि है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर में गणित पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो समस्या समाधान विधि है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके गाइज, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, सभी सूत्र को याद करना रटना ये नहीं होता है गाइज। शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना, ये भी नहीं होगा। एक समस्या को कई बार हल करना। उच्च प्राथमिक गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों को खोज करना। विभिन्न तरीके, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बच्चा बता रहा है हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, तीसरा बच्चा रहा है इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये विभिन्न तरीकों को खोज कर सकें, ऐसी गणित का अधिगम होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, हमें यह बताना है। कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है, अर्थात क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, अर्थात यहाँ पूछताछ की रणनीति करने से क्या होता है, हमें यह बताना है। सेकंड पॉइंट कह रहा है बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। ये दोनों पॉइंट नहीं होगा गाइज। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से
सोचने में मदद करती है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित कक्षा में उपयोगी जो पूछताछ चर्चा पर चर्चा किया जाता है, तो उसके लिए हमारे हिसाब से सबसे करेक्ट पॉइंट जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों को उनके विचार समझ व्यक्त करने, अर्थात बच्चे अपने विचार और समझ को चर्चा करेंगे और उन पर चर्चा करते समय आलोचनात्मक रूप से सोचने की मदद करती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों का क्षेत्रफल का मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकती है? अर्थात बच्चे क्षेत्रफल और आयतन के इकाइयों को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है? जैसे अगर सेंटीमीटर में बता रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन का क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जबकि बच्चा समझ नहीं रहा है कि स्क्वायर क्यों हो रहा है और क्यूब क्यों हो रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, हमें यह बताना है। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। यहाँ पर रटने को कह रहा है, याद नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस। यहाँ पर यह पॉइंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। जी बिल्कुल हो सकता है। और सी पॉइंट क्या कह रहा है? कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। ऐसा नहीं है गाइस, कठिन विषय कुछ भी नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट हमारा इनकरेक्ट पॉइंट ही है, क्योंकि इससे अच्छा पॉइंट हमें बी पॉइंट मिल चुका है। और बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता है तो फिर शिक्षक पढ़ाएंगे ना, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित, क्योंकि सीटेट में गाइस जैसे दैनिक जीवन से संबंधित करके उनके अनुभव के अनुसार ये सब पॉइंट पॉजिटिव आंसर देते हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना रहता है। तो दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया, अर्थात वहाँ पर बच्चे को ये नहीं बताया गया जैसे उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। किसी भी दैनिक जीवन में जो बच्चे जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसके आधार पर एग्जाम्पल देकर अगर समझाए होते तो बच्चे आसानी से समझ गए होते कि ये क्षेत्रफल होता है और ये आयतन होता है। लेकिन यहाँ पर टीचर ने एक साथ बता दिया है, तो इसलिए बच्चे भ्रम में हैं। भ्रम का कारण क्या है कि बच्चे को एक साथ क्षेत्रफल और आयतन के इकाई यूनिट को बता दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गणित में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय सूत्र वाचन में सक्षम होना चाहिए। और डी पॉइंट कह रहा है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या? क्योंकि यहाँ पर गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य, मतलब गणित में बच्चे बातचीत कर सके, तो हमें गणित में बातचीत करने का क्या मतलब है? यहाँ पर हमें ये थोड़ी बताना है कि 2 का गुणा 2 होता है अर्थात 2 गुणे 2 बराबर 4, ऐसा नहीं। वार्तालाप का ये मतलब है कि बच्चे गणितीय भाषा को समझ सकें, गणित की भाषा, गणित क्या कहना चाह रहा है उस चीज को समझें। अर्थात यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। गणितीय विवरण के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पर ये इसका मोटिव है। जबकि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डरने वाले बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है माता पिता को प्रतिक्रिया देना। ऐसा नहीं गाइज, माता पिता को प्रतिक्रिया देने से नैदानिक परीक्षण नहीं किया जाता है। नैदानिक परीक्षण था निदान, बच्चे के कमजोर पक्ष, जो बच्चे जिसमें कमजोर हैं उसको हमें सुधार करना है। हमारा नैदानिक का मतलब उसमें निदान करना है, पर बच्चे के एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे शुद्ध करना है, सही करना है। तो यहाँ पर हमारा माता पिता को प्रेरित करना, ऐसा मोटिव बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रगति रिपोर्ट बनना। और थर्ड पॉइंट क्या है? अंतिम अवधि को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। और डी कह रहा है, बच्चों की समझ में अंतर जानना। बिल्कुल बच्चे की समझ में अंतर जानना, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल बन सकता है गाइस, करेक्ट पॉइंट भी हो जाएगा। क्योंकि नैदानिक परीक्षा अर्थात बच्चे में ये कमी क्यों है,
अर्थात बच्चे को समझ में क्या समस्या है, उसकी समझ में कौन सी अंतर है, अर्थात हम जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को बच्चा आखिर क्यों नहीं समझ रहा है, उस समझ में अंतर क्यों हो रहा है, ये नैदानिक परीक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, कमजोर छात्र को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए सहायक है, हमें ये बताना है। तो उपचारात्मक शिक्षण किसी भी समस्या को समस्या से निकलने के लिए उपचार किया जाता है। जैसे जिस प्रकार से हम मान लीजिए किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल में ले जाते हैं तो वहाँ पर उसकी चेकिंग होती है, तो इस प्रकार से उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। यहाँ पर कमज़ोर छात्र को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है, शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, गणित की प्रक्रिया क्या नहीं है, रटना बिल्कुल गणितीय प्रक्रिया नहीं है गाइस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकलन करना, मापन करना, मानस दर्शन, मानसिक रूप चित्रण बनाना, ये सभी गणित के पॉइंट हैं, जबकि रटना गणित का प्रक्रिया, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइज वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।